जय हिंद। नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अपने सेशन संविधान के अगले पार्ट में। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो न्यायालय से रिलेटेड टॉपिक होंगे सभी। ठीक है। न्यायालय से रिलेटेड जितने टॉप क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपके लिए लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपका ऑप्शन है डी वाई चंद्रचूड़, वी एन खरे, एस एन फुकन, यू यू ललित। आंसर कीजिएगा सभी लोग। आंसर कीजिएगा। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। आंसर कीजिए सभी लोग। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? आंसर कीजिए। गैर सदन के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतलब वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है। आपका ऑप्शन है मुख्य न्यायमूर्ति, अटॉर्नी जनरल, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोलते हैं और ये अनुच्छेद 76 में इनके बारे में वर्णन है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कोई भी न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पे रह सकता है? आपका ऑप्शन है 5 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 60 वर्ष। आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष तक अपने पद पे आश्रित रह सकते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 65 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष। आंसर कीजिए सभी लोग। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल हैं। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले, जो भी पहले हो जाए उसके उतना ही कार्यकाल उनका रहता है। ठीक है। अगर 65 वर्ष आयु पहले पूरा हो गया तो 65 वर्ष, अगर 6 साल पूरा नहीं भी हुआ है तो भी उनको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, किससे? सहायक अनुदान से, आकस्मिक निधि, संचित निधि या लोक लेखा। आंसर कीजिएगा सभी लोग।
तो देखिए जजों का जो वेतन है, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज का वेतन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधि मंत्रालय। कौन है जो जजों की संख्या को बढ़ा सकता है? आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। संसद न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अभी कितने और न्यायाधीश हैं? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है टोटल? आपका ऑप्शन है 32, 33, 30 या 28। आंसर कीजिए सभी लोग, आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। देखिए अगर मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ दिया जाए तो अभी 33 टोटल न्यायाधीश हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 32। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, यदि बैठक किसी दूसरे स्थान पर करना हो तो किसके आदेश पर होगी? आंसर कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक जो है वो नई दिल्ली में होती है, लेकिन अगर कहीं और करना हो तो किसके आदेश पर होगी? आपका ऑप्शन है संसद, विधानसभा के अनुरोध पर, न्यायाधीशों के बहुमत से या राष्ट्रपति के आदेश से। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए अगर दिल्ली के बाहर कहीं भी न्यायाधीशों की बैठक करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति के आदेश से ये संभव हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका को उल्लेख है? भारतीय न्यायालय के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 2। बताइएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 5। भाग 1 में क्या है? राज्य के बारे में बताया गया, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के ए में यानी भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में क्या है? न्यायपालिका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल राज्य का उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है एर्नाकुलम, कोची, तिरुवनंतपुरम या कोट्टायम। आंसर कीजिए सभी लोग। केरल राज्य का जो उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ, सॉरी उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर कीजिए। आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम में। केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है। और केरल के साथ साथ ये लक्षद्वीप का भी उच्च न्यायालय है। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है दो या अधिक राज्यों एवं या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? जैसे अभी मैंने बताया कि केरल और लक्षद्वीप दोनों का एक ही कंबाइंड उच्च न्यायालय है। तो यही पूछा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश जो हैं उनके लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, किसके द्वारा? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा। आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के द्वारा कानून बनाकर एक राज्य या अनेक राज्य मतलब 2-3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में जो न्यायपालिका है वो संसद की देखरेख में है, राष्ट्रपति की देखरेख में है, प्रधानमंत्री की देखरेख में है या स्वतंत्र है? भारत की न्यायपालिका कैसी न्यायपालिका है, इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलिए आंसर कीजिए कि भारत में न्यायपालिका है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो भी दिया हुआ फैसला है उसको पूर्ण विचार यानी पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 1937, 19 सॉरी 137, 139, 130 या 132? आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपना दिया हुआ फैसला जो है उस पर पूर्ण विचार, ठीक है, पूर्ण अवलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत अगर कोई भी फैसला सुनाता है उच्चतम न्यायालय तो उस पर पूर्ण विचार करता है, ठीक है, पूर्ण विचार हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर उच्च न्यायालय का पूछा गया है। आपका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य का राज्यपाल या प्रधानमंत्री भारत के या राष्ट्रपति। यहाँ पे आंसर कीजिए, ठीक है। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। आंसर कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीशों के बारे में बोला गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा? जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति कैसे होता है? राष्ट्रपति करते हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कैसे होता है, किनको बनाना है किनको नहीं बनाना है, ये कैसे डिसाइड होगा, इसका आंसर कीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे राष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, चुनाव नहीं नियुक्त करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? आपका पहला ऑप्शन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह भारतीयों के स्वतंत्रता के संरक्षक है, यह संविधान का संरक्षक है, यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक है। तो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सभी में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? इसका आंसर करना है आपको। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के
संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नीति निर्देशक के तत्वों को संरक्षक के रूप में कार्य नहीं करता है, ये मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है, संविधान के संरक्षण करता है। ठीक है, हमें स्वतंत्रता के संरक्षण करता है, अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग ने ये पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की धारा 302, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? आत्महत्या, डकैती, हत्या या अपहरण। बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को। जज ऑर्डर देता है कि 302 दफा के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो ये किस कारण से दिया जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हत्या के आरोपी को, जो भी हत्या के आरोपी हैं, उनको धारा 302 के तहत सजा सुनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पहला पूछा गया है, आंसर कीजिए। आपका ऑप्शन है अमृत कौर, फातिमा बीबी, विजया लक्ष्मी पंडित या लीला। इनमें से कौन थी जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आंसर कीजिए सभी लोग। देखिए विविध जो होता है, विविध को याद करना बहुत जरूरी है। जब सभी लोग पर डे एक ही पेज पढ़िए, लेकिन एक पेज जरूर विविध को याद कीजिए। हर एक एग्जाम में आपको करीब 10 से 15 क्वेश्चन उससे टकराते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ते रहिए। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो हैं सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख या रीट की आवश्यकता पड़ेगी? किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर कीजिएगा। अगर अगर पुलिस या पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, तो न्यायालय के किस रीट के द्वारा उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा? आपका ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा परमादेश, परमाधि नहीं है, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो देखिए कैदी को 24 घंटा के अंदर पेश करना पड़ता है कोर्ट में। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रीट जारी किया जाता है, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा, आपका ऑप्शन है सत्र न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। अगर उच्च न्यायालय का आपको न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए क्या आप में योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। आपका दूसरा ऑप्शन है किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो, या उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। आंसर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष तक आपको एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना होगा। अगर आप 10 वर्ष तक कार्य किए हुए हैं, तो आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जा सकते हैं, कन्फर्म नहीं है कि आप चुने जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहां कर सकता है? अगर आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, तो जब आप सेवा निवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आप किस निजी तौर पर वकालत कर सकते हैं? ठीक है, किस स्तर तक वकालत कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है समान कोर्ट में, जहां कहीं वे चाहें, या सिर्फ लोअर कोर्ट में, या समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी अदालत में। आंसर कीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए।
देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान स्तर या अब उस स्तर से उच्च न्यायालय में, उच्च स्तरीय न्यायालय में आप, यानी सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में आप अधिवक्ता के रूप में काम कर सकते हैं, मतलब रिटायर होने के बाद भी। तो इस प्रकार आज का आपका सेशन समाप्त होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।